नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज़, और उस सीरीज़ का आज हमारा ये 26वां पार्ट है। इस वीडियो में भी हम जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। उनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि आपके एक क्वेश्चन से रिलेटेड उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं सारे आपको एक जगह पर मिल सकें। काफ़ी अच्छी ये रिवीजन सीरीज है आपके लिए, और ये हमारा आज 26वां भाग है। तो आपने अभी तक इस सीरीज के अगर प्रीवियस भाग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, और साथ ही आज की वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है कि इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है सबसे प्राचीन आपको पूछा जा रहा है। सही आंसर है हमारा शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं, तो देखिए वेदों को अच्छे समझने के लिए कई सारे ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ वो है हमारा शतपथ ब्राह्मण। ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, उन चारों वेदों के ही कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये हमारा किसका है, तो ये है हमारा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, किस वेद का है, ये यजुर्वेद का है। इसके अलावा एक और है यजुर्वेद का जिसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद का हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अगर बात करें ऐत्रेय ब्राह्मण की तो ये हमारा ऋग्वेद का है। गौपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये किस ग्रंथ का, किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ ब्राह्मण, तो ये हमारा अथर्ववेद का है। और पंचविश ब्राह्मण ये हमारा सामवेद का है। आपको सीधा प्रश्न बनेगा गौपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखना है शतपथ ब्राह्मण को लेकर कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसका सबसे प्राचीनतम सोर्स कौन सा है, अगर आपको पूछा जाएगा तो वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है। दूसरा प्रश्न है, चोल राज्य का संस्थापक पहले किसका, इसको सामंत कर देना। तो चोल वंश का जो संस्थापक था, चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। तो ये विजयालय पहले किसका सामंत था, ये पूछा जा रहा है। तो ये सामंत था पहले पल्लवों का। ठीक है, जो पल्लव राजा थे, कांचीपुरम इनकी राजधानी थी पल्लवों की, उनका सामंत था पहले विजयालय। बाद में इसने 850 ईस्वी के करीब क्या हुआ, पल्लव वंश समाप्त हो गया और स्थापना किसने कर दी, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना कर दी। चोल वंश की राजधानी अगर आपको पूछी जाएगी तो वो है तंजावुर में। ठीक है, तंजौर या तंजावर में इसकी राजधानी है, किसकी, चोलों की राजधानी। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, हमने पल्लवों की बात करी तो पल्लवों का संस्थापक भी आपको याद रखना है, उसका नाम था सिंह विष्णु। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किससे प्राप्त की थी। तो देखिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो उन्होंने स्थापित करने की मंजूरी मांगी थी, यानी कि जो उनको अनुमति मिली थी, वो मिली थी जहांगीर से। क्योंकि जहांगीर के ही दरबार में पहला अंग्रेज आता है कैप्टन हॉकिंस। ये आता है 1608 में, और 1608 में किसका शासन चल रहा होता है, जहांगीर का शासन चल रहा होता है। एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास कहां पर किया और पहली फैक्ट्री स्थापित कहां पर करी। अगर पूछेगा कहां पर करी इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित या पहली कोठी स्थापित, ये करी इन्होंने 1613 में, कहां पर, मसूलीपट्टनम में, 1611 में। ठीक है, 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी स्थापित करी। ठीक है, व्यापारिक कोठी। लेकिन अगर पूछेगा प्रयास कहां पर किया तो 1608 में सूरत के अंदर इन्होंने पहली बार अपनी कंपनी बनाने का यहां पे प्रयास किया। सूरत में शुरू किया था सबसे पहले, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको बाद में काम बंद करना पड़ा। और ये जो फैक्ट्री इन्होंने सूरत में शुरू की थी ये बनकर कब तैयार हुई, तो ये बनकर तैयार हुई 1613 में। और इससे पहले मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। तो आपको पता चल गया अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित कहां पर हुई, मसूलीपट्टनम में। शुरू कहां पर किया गया था प्रयास, वो सूरत में किया गया। अब देखिए 2 प्रश्न यहां से आपके कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको 2 साल याद रखना है, 1611 और 1613। 1611 में कहां पर है, मसूलीपट्टनम, यह है आपका सूरत। अब प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी जो है वो कब स्थापित की गई। तो पश्चिमी तट अगर पूछेगा तो वो है सूरत, और यह आप जवाब देंगे 1613 में। ठीक है, और अगर पूर्वी तट में पूछेगा तो मसूलीपट्टनम 1611 में। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो देखिए वास्को डिगामा ये किस देश का था? तो ये पुर्तगाल का था। कहाँ से भारत आया था? ये पुर्तगाल से भारत आया था और यह कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। आपको पूछा जाएगा कहाँ से आया था, कहाँ पर उतरा था? तो कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा। अब इसको लेके दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक भारतीय जिसने इसका साथ दिया, ठीक है, और एक भारतीय राजा जिसने इसका स्वागत किया। इन दोनों के नाम पूछे जाते हैं। तो कालीकट बंदरगाह तक इसको लाने वाला जो भारतीय था उसका नाम था अब्दुल मनीद, ठीक है। अब्दुल मनीद गुजरात का कोई व्यापारी था या कोई आप बोल सकते हैं नाविक था। उसकी सहायता से वास्को डिगामा भारत पहुंचा, ठीक है। तो सहायता किसने करी? अब्दुल मनीद ने। स्वागत किसने करा? तो वहां का एक स्थानीय राजा था, राजा जमोरीन। जमोरीन ने इसका स्वागत किया। दोनों आपको याद रखने हैं। अगला है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? तो देखिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर कई सारे प्रमुख युद्ध लड़े, लेकिन सबसे प्रमुख युद्ध जिसके बाद अंग्रेज भारत में एकमात्र शक्ति बच गए थे, वो कौन सा युद्ध था? वो था आपका ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध होता है आपका 1764 में, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, ठीक है, कासिम को हराया। इसके अलावा जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसको हराया। देखिए सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था जब प्लासी का युद्ध हुआ। यह है अवध का नवाब और इसका नाम है सुजाउद्दौला, ठीक है, इसको हराया। और इसके अलावा मुगल सम्राट जो था, तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? वो था शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया अंग्रेजों ने, और भारत के अंदर एकमात्र महाशक्ति कौन बची? अंग्रेज बने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो इनका सेनापति था। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित किया गया? अब देखिए यहां से भी आपके कितने सारे प्रश्न बनेंगे। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच होती है अमृतसर की संधि, ये होती है 1809 में, और सतलज नदी को यहां पे क्या बनाया गया था? सीमा बनाया गया था अंग्रेजों के राज्य की और पंजाब राज्य की, यानी कि जो रणजीत सिंह का राज्य था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर हुए थे इस संधि के ऊपर, वो किसने किए थे? ये किए थे चार्ल्स मेटाकफे ने, ठीक है। तो चार्ल्स मेटाकफे ने हस्ताक्षर किए थे रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि में। और ये चार्ल्स मेटाकफे वही है जो आगे जाके भारत का गवर्नर जनरल बनेगा 1 साल के लिए, और इसी को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। मॉर्ले मिंटो सुधार की बात करें तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का से संबंधित है, 1909 में ये आया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से स्वशासन से संबंधित है, और भारत का जो संविधान बना उसका सबसे बड़ा सोर्स भी यही है, ठीक है। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये संविधान सभा गठन करने के लिए ही आया था, और ये आया था 1946 में, ठीक है। तो ये भी सही है। जब ऊपर के तीनों सही हैं, चौथा हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और अगर आप पढ़ते इसको सबसे पहले तो आप यहीं पर पहचान जाते। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए भारत नहीं आया था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? देखिए 1919 में एक अधिनियम आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। उसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया साइमन कमीशन, जिसका गठन होता है 1927 में, और यह भारत आता है 1928 में, ठीक है। पूछा जाता है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? आप आंसर करेंगे 1927। लेकिन अगर पूछा जाए इसको गठन इसका भारत कब आया, ये साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, फरवरी के महीने में यह भारत आया। तो 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए इसका यहां पे गठन किया गया। इसका विरोध क्यों किया गया साइमन कमीशन का? साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए किया गया, इसके अंदर 7 लोग थे, और सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे। इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, और इसका विरोध किया गया, ठीक है। तो भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। अगर मैं आपको पूछूं भारत विभाजन जो था वो किस योजना के तहत किया गया, आप आंसर करेंगे माउंटबेटन योजना। भारत का जो विभाजन हुआ वो माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया, और यह योजना कब प्रकाशित की गई ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये होता है आपका दिल्ली के अंदर, और अगर डेट पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इस बैठक में जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो सिन्हा को इस बैठक का अध्यक्ष चुना गया। तो अगर आपको प्रश्न बनेगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। 2 दिन के
के बाद 11 दिसंबर को एक और बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को इनकी एक और बैठक होती है जिसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपको पूछा जाता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, किसने रखा? यह रखा नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। और यह प्रस्ताव पारित कब किया गया? यह पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है इसका संबंध है आपका, यहां पे जो सही आंसर है ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, इनकी सैलरी कहां से दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, ये कहां पर बताया गया है? संविधान की दूसरी अनुसूची में। ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में है? यह अनुसूची 4 में है। भाषाओं से संबंधित अनुसूची 8 है और शपथ ग्रहण अनुसूची 3 में है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो कोई भी मंत्री वो अगर किसी भी संसद का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। और ये केवल संसद पे लागू नहीं होता है, अगर आप किसी राज्य में विधायक नहीं है और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो पद प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो देखिए, लोकसभा के अंदर बहुत सारे दल होते हैं। ठीक है, उनमें उस दल का प्रमुख व्यक्ति कौन होगा, विपक्ष का नेता कौन होगा, किसी भी दल में नेता कौन बनेगा उस दल का। ठीक है, लोकसभा के अंदर कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जैसे आपने अभी हाल ही में देखा होगा, एलजेपी जो पार्टी है, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की पार्टी है, और इसके अध्यक्ष पहले कौन थे? चिराग पासवान। वो लोकसभा में इस दल के नेता थे। लेकिन जो इनके चाचा थे, जिनका नाम था पशुपति पारस, ऐसे कुछ उनका नाम था, वो लोकसभा अध्यक्ष के पास गए, उन्होंने बताया कि बहुमत मेरे पास है। और अब एलजेपी के जो नेता हैं लोकसभा के अंदर, दल के नेता, वो कौन है? पशुपति पारस। किसने निर्णय किया? लोकसभा अध्यक्ष ने। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका उल्लेख है? तो देखिए, संघीय न्यायपालिका उल्लेख पूछ रहा है, संघ की बात हो रही है, और जो भाग 5 है ये आपका संघ से संबंधित है। इसी के अंदर आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आते हैं भाग 5 में। भाग 5 कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आपका भाग 5 संबंधित है। ठीक है, और अगर पर्टिकुलरली पूछेगा कौन से आर्टिकल्स में आपके संघीय न्यायपालिका, यानी कि जो आपकी यूनियन जुडिशरी आती है, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, हमें भाग पूछा था तो भाग 5 में आता है। आर्टिकल पूछेगा 124 से लेकर 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की जाती है वो आर्टिकल 124 के तहत ही की जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा? तो देखिए हमारे में क्या है कि हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, ये कहा गया है किस आर्टिकल के तहत? 214 के तहत। लेकिन एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, और इसका गठन कौन करेगा? तो संसद करेगी कानून बनाकर। और अगर पूछेगा किस आर्टिकल के तहत करेगी, तो आर्टिकल 231, आर्टिकल 231 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, हमने बात करी जो राज्य होते हैं उनके अंदर हाईकोर्ट की स्थापना होती है 214 के तहत। ठीक है, ये है राज्यों की बात। हमने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, इसकी स्थापना 124 के तहत की गई है। लेकिन जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश, इनके हाईकोर्ट की स्थापना आर्टिकल 241 के तहत की जाती है। अगर आपको पूछा जाए भारत में कौन से ऐसे 2 हाईकोर्ट हैं जिनकी स्थापना इस आर्टिकल के तहत है, या कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे हाईकोर्ट स्थापित है, 2 ही हैं अभी। एक है जम्मू कश्मीर, पहले नहीं था लेकिन अब है, और एक है दिल्ली। दिल्ली की स्थापना इसी आर्टिकल के तहत की गई है, जो हाईकोर्ट है वहां का। अगला प्रश्न है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है आपकी 1925 में। ठीक है, 1925 में 2 ध्यान रखना, सीपीआई की भी स्थापना होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और 1925 में ही आरएसएस की स्थापना भी होती है। तो दोनों का साल एक ही है। ठीक है, अब हुआ क्या, 1925 में सीपीआई बन गई, लेकिन 1964 में राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1964 में सीपीआई का विभाजन हो गया,
एक तरफ आ गई सीपीआई और एक तरफ आ गई आपकी सीपीआई-एम, यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। कभी आप जब रिजल्ट आते हैं वोटिंग के तो आप देखना आपको वहां पे माकपा भी दिखाई देगा, ठीक है। तो माकपा यही फुल फॉर्म है सीपीआई-एम, ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसका जो गठन हुआ ये हुआ 1964 में, ठीक है। अगला है वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपको पता है भारत में बड़े स्तर पर जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1969 में किया गया और इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, 19 जुलाई 1969 को किया गया। कितने बैंकों का किया गया था? 14 बैंकों का यहां पे राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर आपको पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे 1969 के टाइम पे, क्योंकि उस समय महत्वपूर्ण घटना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, प्रधानमंत्री आपको पता है इंदिरा गांधी थी। अगर पूछा जाए आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के गवर्नर थे आपके लक्ष्मीकांत झा, जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है LK झा। तो अगर आपको पूछा जाए 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तत्कालीन गवर्नर, तो वो थे LK झा या फिर लक्ष्मीकांत झा। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने उस अध्यादेश के ऊपर हस्ताक्षर किए, तो वो थे VV गिरी, ठीक है। और अगर पूछा जाए वित्त मंत्री, अगर पूछा जाए तो देखिए वित्त मंत्री उस समय भारत सरकार के थे मोरारजी देसाई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये सब होने वाला है, राष्ट्रीयकरण होने वाला है, उन्होंने 1 वीक पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन तब भी मंत्री कौन थे उस समय अगर बात की जाए तो मोरारजी देसाई ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप उन्हीं को टिक करें, ये सारी बातें आपको यहां से याद रखनी है। इसके अलावा 1969 में तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1980 में भी तो कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, 6 बैंकों का किया गया था, ठीक है, 1980 में। अगला प्रश्न है किस एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है। तो देखिए 2018 में अटल पथ घोषित किया गया इस नाम को, किस एक्सप्रेसवे का नाम? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अब किस नाम से जाना जाता है? इसे अटल पथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। तो भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है इसको, और कई बार ये पेपर में आपके पूछा गया है। यहाँ पर जो आपकी बात हो रही है किसके संदर्भ में इसका यूज किया जाता है, ये आता है आपका आयात निर्यात से, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसी से संबंधित है आपका ये शब्द भुगतान संतुलन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं और सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती हैं। तो ऐसी कौन सी पवन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिरक्को। सिरक्को जो ये पवन है ये धूल से लदी हुई पवन होती है और सहारा मरुस्थल वहां से लेकर ये भूमध्य सागर की ओर बहती है। इस पवन को लेकर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इटली में रक्त की वर्षा कौन सी पवन करती है, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, मतलब कि इटली के अंदर रक्त की वर्षा कौन सी पवन करती है, तो वो भी आपकी सिरक्को ही करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। तो पठारी महाद्वीप ये कहा जाता है आपका अफ्रीका को, ठीक है। अगला है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर जो कि हमारा सबसे बड़ा महासागर है और इसका चौराहा ये कहा जाता है हवाई द्वीप को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगर आपको प्रश्न बने प्रशांत महासागर का चौराहा, आप टिक करेंगे हवाई द्वीप। प्राचीन नाम अगर पूछा जाए हवाई द्वीप को पूर्व में क्या कहते हैं, तो इसी का एक उपनाम भी आप बोल सकते हो, इसी को सैंडविच के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, इसको सैंडविच के नाम से भी जाना जाता था पुराने टाइम पे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लुसेंट जीके एमसीक्यू सीरीज का जो हमारा ये 26 पार्ट था। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको मैंने यहां पे केवल 20 एमसीक्यूज कराए, लेकिन कमेंट करके आप बताना, और पूरी वीडियो अगर आप ध्यान से देखें तो कलेक्ट करके बताना कि आपके 20 नहीं, 20 की जगह पर आपके कितने क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। 20 से ज़्यादा करीब हमने 40-45 के करीब हमने क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस किए होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने सभी क्वेश्चन को नोट किया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।